हेलो दोस्तों, मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। और जो यूपीपी के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है उत्थान टेस्ट सीरीज, उसमें आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शायद आपको नहीं पता, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमने उत्थान सीरीज के नाम से, उत्थान टेस्ट सीरीज के नाम से यूपीपी के लिए, खासकर यूपीपी के लिए टेस्ट क्वेश्चन डालने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, जो एक टेस्ट पेपर के क्वेश्चन है जिसमें आधे क्वेश्चन जीएस के हमने कल करे थे, आज आधे करेंगे। उसके बाद हम मैथ करेंगे, हिंदी करेंगे। ठीक इस प्रकार से टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैं जैसे जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता चला जाऊं, उनको फॉलो करते चले जाना, आपका बेड़ा पार लग जाएगा। बाकी ईश्वर के हाथ में है, ईश्वर क्या चाहता है, उसको क्या मंजूर है। चलिए दोस्तों, कि होगा वही जो मंजूर है खुदा होगा। तो बस आइए, पहला क्वेश्चन है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा फिरोज शाह तुगलक, तीसरा है अकबर और चौथा ऑप्शन था मेरे दोस्तों औरंगजेब चौथा ऑप्शन था। ठीक, देखिए, अगर आप देखो, उसने पूछा दिल्ली सल्तनत का, तो दिल्ली सल्तनत में अकबर कहाँ था? अकबर तो मुगल का था। औरंगजेब कहाँ का था? मुगल का। दो ऑप्शन कट गए। ठीक, दो ऑप्शन बचे, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? यह आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। अब दिल्ली सल्तनत के बारे में बात आई है, तो मेरे साथियों, दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? अगर आपको पता है तो बताइए। देखिए, मैं बता देता हूं। पहला आपका आता है गुलाम वंश। दूसरा आता है खिलजी वंश। तीसरा आता है तुगलक वंश। सैयद वंश और आपका आता है लोधी वंश। लास्ट आता है लोधी वंश। आपको इनका टाइम पीरियड पता होना चाहिए। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, ये 1290 से 1320 तक, ये 1320 से 1414 तक, और भाई ये 1414 से 1451 तक, और ये 1451 से 1526 तक। आपको याद होगा? नहीं है याद तो याद कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं साथियों, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, गुलाम वंश के कितने शासक हुए हैं, किस किस ने क्या काम किया है। ठीक, ऐबक है, आराम शाह है, आपका इल्तुतमिश है, और इसके बाद में शासक बनते चले गए। प्रथम ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर नहीं है तो रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, अंतिम शासक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, अंतिम शासक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक कौन था, अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था, अंतिम शासक कौन था? ठीक, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे दोस्तों। ये मैं जो बताता चला हूं उसको करते चले जाओ। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जो बाबर से युद्ध में हार गया था। और इब्राहिम लोधी के बारे में एक बात कही जाती है कि रणभूमि में मरने वाला एकमात्र दिल्ली सल्तनत का जो शासक था वो एक ही आता है। वो कौन आता है? दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जो रणभूमि में मारा गया, कौन आता है मेरे साथियों? वो इब्राहिम लोधी आता है। कौन आता है? इब्राहिम लोधी आता है, जो लोधी वंश का अंतिम शासक था। और उसके बाद 1526 के बाद आपको मालूम है बाबर आ गया, और बाबर जो था मुगल था, इसलिए वहां से मुगल वंश स्टार्ट हो जाता है 1526 से।
1757 तक मुगल चलते हैं। 1757 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। आपको याद होगा, अंग्रेजों ने उसको कैद करके रंगून भेज दिया और वहां उसकी मृत्यु हो गई। तो वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है किस मुगल बादशाह की मृत्यु भारत के बाहर। तो जो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, उसकी मृत्यु भारत के बाहर। जब बाहर की बात आ रही है तो एक बात और बता देता हूं। क्वेश्चन पूछा जाता है किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। तो किसकी हुई थी बताइए? तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, ताशकंद में हुई थी। और उनकी मृत्यु का जो राज है वो आज तक पता नहीं चला है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुई थी, ठीक 1965। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। गुलाम वंश संस्थापक कौन आता है? तो आपको मालूम है कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाता है तो इल्तुतमिश आता है। आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, याद नहीं है तो मेरे साथ ही याद करना पड़ेगा। करिए याद, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो करिए याद। जैसे बोलता चले जाऊं वैसे करते चले जाओ, कॉपी रख लो अपने पास। ठीक, वीडियो को पॉज करो, उसको तैयार करो, या पूरी वीडियो देखिए। करने का सही तरीका बता दूं मैं आपको। आप लाइब्रेरी में बैठे हैं, घर बैठे हैं, जहां बैठ के देख रहे हैं इसको, अगर आप केवल इसको देख के छोड़ देंगे तो ये किसी काम के नहीं है आपके। आप कॉपी रखिए अपने पास। ठीक, जो क्वेश्चन लगा रहे हैं और मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, क्या वो आपको याद है? याद नहीं है तो कॉपी में लिखिए याद करने हैं। वीडियो को रोकिए और लिखिए कि मुझे ये याद करना है। ठीक, पूरी वीडियो देखिए और सारे टॉपिक लिख लीजिए कि मुझे ये तैयार करना है, ये तैयार करना है, ये तैयार करना है। ठीक, वीडियो रोक, जब पूरी वीडियो हो जाए तो वो सारे टॉपिक उसी समय, उठना नहीं है, वो अलग बात है, वॉशरूम जाना है, ठीक है, उठना नहीं है। और भाई पूरे का पूरा जितना आपने लिखा कॉपी में उसको उसी समय तैयार कीजिए। देखते हैं कैसे जीएस तैयार नहीं होता, अपने आप भागता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अभिनव भारत गुप्त संस्था का गठन किसने किया? खुदीराम बोस, बीडी सावरकर, प्रफुल्ल चाकी और भगत सिंह। मेरे साथियों आंसर इसका आता है बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर। ये अगर इनकी बात करी जाए मेरे साथियों तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने जो इनको काला पानी की सजा हुई थी, और काला पानी आप जानते हैं अंडमान निकोबार में, और अंडमान निकोबार में कौन सी जेल आती है आपकी? सेलुलर जेल। कौन सी जेल आती है? सेलुलर जेल। सेलुलर जेल की दीवारों पर इन्होंने 1857 की क्रांति को लिख दिया था। 1857 की क्रांति को लिख दिया था, पूरी दीवारें भर दी थी। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अभिनव भारत संस्था इन्होंने 1904 में अभिनव भारत संस्था की स्थापना करी थी। इससे पहले मैं बात करूं, ये अभिनव भारत संस्था मित्र मेला के नाम से जानी जाती थी। मित्र मेला के नाम से इसको जाना जाता था। बाद में इसको अभिनव भारत संस्था के नाम से कर दिया। गुप्त संस्था थी, पता लगाती थी, रहस्यों का पता लगाती थी, अंग्रेजों का पता लगाती थी। ठीक, उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आएगी। खुदीराम बोस के बारे में बात करूं मेरे साथियों। खुदीराम बोस फांसी पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति था, सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी था। 18 वर्ष की उम्र में, केवल 18 वर्ष की उम्र में 1908 में फांसी पर चढ़ गया। हुआ क्या था? हुआ ये था, एक किंग्स फोर्ट था, उस पर उसको मारना था, उस पर बम फेंकना था। मेरे साथियों बम जब फेंका गया तो किसी दूसरे पर गिर गया। मतलब 2 लोगों की जिनकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी उनकी मृत्यु हो गई। और इसी से इनको फांसी लग गई और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। मैं आपको बताऊं, ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे। सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाला पहला क्रांतिकारी, एकमात्र क्रांतिकारी सबसे कम उम्र में आता है तो खुदीराम बोस आते हैं। ठीक, भगत सिंह की बात करी जाए, भगत सिंह ने किसकी स्थापना करी थी? HSRA की स्थापना करी थी।
नौजवान सभा की स्थापना करी थी, HSRA की स्थापना करी थी दिल्ली में, उससे पहले नौजवान सभा की स्थापना करी थी। ठीक, फांसी पर चढ़ने से पहले भगत सिंह ने कहा था मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इंकलाब लिख जाता है, क्रांति अमर रहेगी, ये लिखा था, पूरा बोला था क्रांति अमर रहेगी, क्रांतिकारी मारा जाता है, मैं इश्क भी लिखना चाहूं इंकलाब लिख जाता है। देखिए बहुत बड़े देशभक्त है ये। तो आगे बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन ये था मेरे साथियों, ये पूना पैक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो और माउंटबेटन योजना, उसने कहा था निम्नलिखित को क्रम से लगाइए, घटना का क्रम लगाइए। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी कब हुई थी। पूना पैक्ट कब हुआ था? अगर आपको याद हो तो मेरे साथियों 1932 में हुआ था, 1932 में हुआ था। जलियांवाला का बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और माउंटबेटन योजना 1946 में, 1946। अब आप लगा दो तो पहले दो आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा और फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 21-34 आपका क्रम बन जाएगा। जो साथी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो देखिए, मैंने आपकी घटनाओं की सीरीज डाली हुई है, उसको देखिए। जिसको नहीं पता उनको देखिए, घटनाओं की सीरीज डाली हुई है, उनको देखिए, आपके याद हो जाएंगी। 1-2 बार याद देखने में उनको वो याद हो जाएंगे, लेकिन शर्त वही है कि आपको लिखना पड़ेगा और लिख के तब उनको याद करना पड़ेगा। देखिए, समझिए उनको, बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया है। ठीक है, तो घटनाओं का क्रम आपको याद हो जाएगा, कहीं से क्वेश्चन पूछ ले। 1857 से जो मेन घटनाएं थी वो मैंने सारी करवाई है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अब ये क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्वेश्चन ये था। तो मेरे साथियों अनुच्छेद ये दे रखे थे, तो मैंने सोचा कि अनुच्छेद ही लिख देता हूं, इनके बारे में बताना तो है ही। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति अनुच्छेद 51 में आती है। आंसर तो ये हो गया। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? अनुच्छेद 41 कहता है बेकारी, बुढ़ापा के समय में रोजगार पाने का अधिकार, या कुछ दशाओं में जैसे वृद्धावस्था में जो लोक सहायता है वो मिलने का जो अधिकार आता है, वो आर्टिकल नंबर 41 में आता है। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अनुकूल अवस्था में ही कार्य करना पड़ेगा। और इस आर्टिकल के तहत इंपॉर्टेंट बात आती है, महिलाओं को प्रसूति सहायता जो दी जाती है वो आर्टिकल नंबर 42 के अकॉर्डिंग दी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, अनुच्छेद 48 में क्या है और 48 क्या में क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट है। 48 में मेरे साथियों, 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन है। कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन है, कृषि एवं पशुपालन है। जबकि 48 क्या में क्या है? 48 क्या क्या कहता है? 48 कहता है वन तथा वन्य जीव, वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण, संवर्धन एवं पर्यावरण का संरक्षण। ठीक, पर्यावरण का संरक्षण दिया है, वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण दिया है आर्टिकल नंबर 48 में। ठीक, तो अगर आपको नहीं याद है तो डीपीएसपी के ये आर्टिकल हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में आते हैं, भाग 4 में आते हैं। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कितने आर्टिकल हैं? आर्टिकल 36 से 51 तक है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। 36 से 51 तक आर्टिकल आते हैं मेरे साथियों। आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वहां आपको 36 से 51 तक सारे आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। ठीक, करिए याद, आप कहीं से भी ढूंढिए उनको किसी प्रकार से। ठीक है, अगर हमारे आप ऑफलाइन बैच में आते हैं तो ये चीज चुटकियों में याद होती है, चुटकियों में ऑटोमेटिक याद हो जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों
राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो देखिए, कार्यकारी कौन होता है? वास्तविक कौन होता है? वास्तविक होता है मुख्यमंत्री। लेकिन सिंपल अगर बात करें तो कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है मेरे साथियों? राज्यपाल होता है। राज्यपाल के बारे में क्या बात करूं थोड़ी सी। राज्यपाल की खास बात यह है मेरे साथियों, सबसे पहले इसका चुनाव नहीं होता है। इसका चुनाव नहीं होता है। कौन होता है? इसकी नियुक्ति होती है। इसकी नियुक्ति होती है। नियुक्ति किसकी सलाह पर होती है? प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। ठीक, एक राज्य का एक राज्यपाल होता है, प्रत्येक राज्य का अपना राज्यपाल होता है। लेकिन कुछ कंडीशंस में, कुछ विषम परिस्थितियों में एक, दो या दो से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। दो या दो से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। अगली बात ये आती है कि भाई राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु चाहिए। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति अपने राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता। इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी व्यक्ति अपने राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता। ठीक, आगे बात करते हैं। किस अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा उनके नियंत्रण से संबंधित है? तो अगर मैं बात करूं, एक में क्या है? एक में संघ एवं राज्य क्षेत्र है। ठीक, दो में क्या है? दो में वेतन और भत्ते हैं मेरे साथियों, वेतन प्लस भत्ते। दो में वेतन और भत्ते हैं। अनुसूची 3 में शपथ और प्रतिज्ञा है। शपथ और प्रतिज्ञा है। 4 में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। ठीक, 5 में क्या है? एससी अनुसूचित जाति एवं एसटी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है। अनुसूची नंबर 5 इसका आंसर होगा। ठीक, 6 में क्या है? पूर्वोत्तर राज्य, जिसमें असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, यहां अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात करी गई है। 7 में क्या है? 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी सूचियां हैं भाई? तो संघ सूची, राज्य सूची और आपकी समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। इन 100 विषयों पर संघ सरकार, केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसमें आपके 61 विषय हैं, पहले 66 थे। ठीक, इसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है और इसमें आपके 52 है, पहले 48 थे। ठीक है, इन पर संघ और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। ठीक दोस्तों, 8 में क्या है? 8 में राजभाषाएं हैं। संविधान, जब संविधान बना था, मूल संविधान में 14 राजभाषाएं थी। वर्तमान में 22 राजभाषाएं हैं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो 22 पहले 14 थी, अब 22 है। तो 14 के बाद 15 से लेकर 22 तक जो भाषाएं जुड़ी हैं, कब जुड़ी हैं, किस संशोधन के तहत जोड़ी गई हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता तो ढूंढिए, अपने नोटबुक उठाइए और उसको याद करने की कोशिश करिए। ठीक, चलिए 9 में क्या है? 9 में पहले 8 अनुसूची थी। जब संविधान बना था तब 8 अनुसूची थी। आज वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। पहला संविधान संशोधन किया गया था 1951 में और इसको जोड़ा गया था, जिसमें 284 विषयों को सम्मिलित किया गया है। कितने विषय? 284 विषयों को सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची दर बदल से संबंधित है। दल बदल से 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। दल बदल कानून से संबंधित है। इसको कब जोड़ा गया था? इसको वही 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया था। ठीक, 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है। इसको कब जोड़ा गया था? इसको 73वां संविधान संशोधन 1992-93
ठीक 92-93 लागू कब किया गया था? 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक 11वें, इसमें कितने विषय दिए गए हैं? पंचायत में 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है, नगर निकाय से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगर निकाय से। इसको कब जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन 1993। 74वां संविधान संशोधन 1993। ठीक इसमें कितने विषय प्रदान किए गए हैं? यहाँ 29 थे, यहाँ 18 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक एक एक अनुसूची आपको पता होना चाहिए। ठीक अगर नहीं पता है तो आप याद करिए, लिखिए। ठीक अपनी कॉपी उठाइए, नोटबुक उठाइए, या कोई जो बुक है वहाँ उठाइए, और वो भी नहीं है तो नेट पर सर्च कीजिए प्रमुख भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ कौन सी हैं, सर्च कीजिए और उनको अपनी लिस्ट करिए, बनाइए, उनको कॉपी पर बनाइए, उनको 12 की 12। ठीक है, और उनको याद करने की कोशिश करिए। आगे बात करते हैं। तो अनुसूची कंप्लीट हो गई। किस अनुच्छेद में राज्यसभा के गठन का प्रावधान वर्णित है? ठीक है, तो देखिए संविधान तो बहुत अनुच्छेद तो बहुत सारे हैं। हम इन चार के बारे में बात करेंगे अभी। चार के बारे में बात करेंगे दोस्तों। क्या होता है कि अगर आप हमसे वाकिफ नहीं है तो मैं आपको बता दूं सिंपल कि हमारे यहाँ हम दूसरे तरीके से तैयारी कराते हैं। आप लाइब्रेरी में बैठे हैं, जहाँ भी बैठे हैं, आप वीडियो देखेंगे, छोड़ देंगे और फिर कहते हैं कि जीएस में हमारे नंबर नहीं होते, जीएस हमें अच्छा नहीं लगता। तो भाई जीएस में नंबर कैसे बनेंगे जब उसको बार बार पढ़ोगे नहीं तो कैसे बनेंगे? जीएस बार बार पढ़ना चाहता है, कहता है कि भाई जितना जीएस के साथ मिलोगे, घुटोगे, उतना मजा आएगा, जितना घुटोगे उतना मजा आएगा। ठीक है, तो जीएस को पढ़िए, बार बार पढ़िए। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है मेरे साथियों। संसद का गठन है। ठीक 80 में क्या है? 80 में राज्यसभा का गठन है। ठीक 81 80 कै में क्या है? 80 कै में क्या है? राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, वो 80 कै के अंतर्गत होता है। 80 कै में कहा गया। 81 में क्या है? 81 में लोकसभा का गठन है। क्या है? लोकसभा का गठन है। ठीक अब यहां से अगर आपको पता होना चाहिए, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य चयनित होते हैं? तो राज्यसभा में 31 और लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 सदस्य चयनित होते हैं। ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? मेरे साथियों, जिसमें रक्त बहता है वो 3 वाहिकाएं होती हैं, 3 नलियां होती है, 3 प्रकार की नलियां होती है। एक धमनी होती है, धमनी कहते हैं। एक सिराएं होती है, और एक होती है रक्त वाहिनियां। ठीक इनको देखिए पहले, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। धमनी कौन सी होती है? देखिए ये आपका हृदय है, ये हृदय है आपका, है ना, ये हृदय है। ठीक यहां से एक नली निकलती है इस प्रकार से। इसके पार्ट भी होते हैं भाई, इसके पार्ट होते हैं। इसके पार्ट होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से पार्ट होते हैं। इस प्रकार से देखिए क्या होता है, यहां शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त मतलब जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है। ऑक्सीजन, अच्छा रक्त में कहाँ से मिलती है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन जो मिलती है फेफड़ों में जाकर के मिलती है, रक्त में, हृदय में नहीं, फेफड़ों में जो रक्त जाता है तब वहाँ ऑक्सीजन मिलती है और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी निकलती है। ठीक, तो देखिए यहाँ अगर बात करें तो शुद्ध रक्त निकलता है। पहले शुद्ध रक्त निकला, जहां से निकलता है उन्हें कहते हैं धमनी। जिसमें शुद्ध रक्त बहता है उसे धमनी कहते हैं। जिसमें शुद्ध रक्त बहता है उसे क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं।
ठीक, ये शरीर के सब अंगों में पहुंचा और भाई जाते जाते क्या होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वही ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक, या इसमें और ऐसे पोषक तत्व जो नुकसानदायक होते हैं वो इसमें शामिल हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो ये रक्त जो है अशुद्ध हो जाता है। जब अशुद्ध हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक कहाँ हो जाता है, सिराओं में पहुंच जाता है वो रक्त। तो सिराओं में कैसा रक्त रहता है, अशुद्ध रक्त रहता है। कैसा, अशुद्ध रक्त रहता है। ठीक, शायद समझ में आ गई होगी बात। तो जो शुद्ध रक्त जो बहता है उन्हें धमनियां कहते हैं, अशुद्ध रक्त जो बहता है उन्हें सिराएं कहते हैं। और जो पहली धमनी होती है ये बहुत मोटी होती है, ये बहुत मोटी होती है, फिर ये बढ़ जाती है इस प्रकार से बढ़ जाती है। ठीक, तो इसको कहते हैं महाधमनी। क्या कहते हैं, महाधमनी कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि शुद्ध रक्त जिसमें बहता है, शुद्ध रक्त बहता है धमनियों में, और सिराओं में कैसा बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक, ध्यान से सुनेंगे बात को। इनमें शुद्ध रक्त बहता है और इनमें अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक, अभी देखा कि इस प्रकार से धमनी निकल रही थी, उसके पार्ट आगे बढ़ गए, इस प्रकार से बढ़ गए पार्ट, फिर यहां से बढ़ गए, इस प्रकार से बढ़ गए। तो इसने क्या करा, रक्त को बांट दिया। तो ये रक्त को बांटने का काम करती हैं, जबकि सिराएं एकत्रित करने का काम करती है। सिराएं एकत्रित करने का काम करती है। सिराएं एकत्रित करने का, ये बांटती है, रक्त को बांटती है और ये रक्त को एकत्रित करती है। ठीक, एकत्रित करती है। इनमें प्रेशर जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो तेज होता है इनकी अपेक्षा, इनमें लो होता है, कम होता है। इनमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम होता है, सिराओं में ब्लड प्रेशर कम होता है। ठीक, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो धमनी होती है वो पूरी तरीके से खाली हो जाती है, इनमें कोई रक्त नहीं रहता। ठीक, जबकि सिराओं में रक्त रहता है। ठीक, अब अगर किसी का बीपी हाई हो जाता है, बीपी हाई का मतलब ब्लड प्रेशर, रक्त का जो ब्लड है उसका प्रेशर, उसका दाब जब ज्यादा हो जाता है तो उसे कहते हैं हाइपरटेंशन। उस अवस्था को कहते हैं हाइपरटेंशन। ऐसे में क्या होता है, कोई या तो नस फट जाती है या कोई और दिक्कत आ जाती है, जिससे कि हार्ट अटैक की भी दिक्कत आती है, या फिर पैरालिसिस भी हो जाता है। या तो हार्ट अटैक हो जाता है या पैरालिसिस हो जाता है। ठीक, अगर मेरी बातें समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो मेरे साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए, तो अगर किसी व्यक्ति में ब्लड प्रेशर लो होता है, मतलब जो ब्लड का जो दाब है वो कम होता है, जब कम होता है तो मेरे साथियों वहां नसें चिपक जाती है और उसे कहते हैं हाइपोटेंशन। उस अवस्था को हाइपोटेंशन कहते हैं। उस अवस्था में नस ब्लॉक हो जाती है, तब भी हार्ट अटैक की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, या पैरालिसिस की भी कंडीशन आ जाती है। हाइपरटेंशन उसके कई कारण हो सकते हैं। खाना ज़्यादा खा रहे हैं, ज़्यादा खाना खा लिया तो उससे हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, उससे हृदय की बीमारी बढ़ेगी, बहुत सारी बीमारियां बढ़ जाती हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से एक धमनी होती है, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी होती है और एक होती है फुफ्फुस सिरा। अब ये क्या कहोगे, फुफ्फुस सिरा। तो मेरे साथियों, जो धमनी हृदय को रक्त पहुंचाती है उसे, सॉरी हृदय नहीं, फेफड़ों को फुफ्फुस कहते हैं। और यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मनुष्य किस श्वसन से सांस लेता है? तो मनुष्य फुफ्फुसीय श्वसन से सांस लेता है। फुफ्फुसीय, क्योंकि फेफड़ों को फुफ्फुस कहा जाता है। ठीक, तो जो धमनी फेफड़ों में जा रही है उसे फुफ्फुस धमनी कहते हैं, और जो सिरा फेफड़ों में जा रही है उसे फुफ्फुस सिरा कहते हैं। इंपोर्टेंट बात क्या है? इंपोर्टेंट बात मेरे साथियों ये है कि यहाँ देखिए, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है जबकि इनमें अशुद्ध बहता है। इनमें अशुद्ध बहता है और इसमें शुद्ध बहता है।
उम्मीद करता हूँ ये बात बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ठीक, चलिए दोस्तों, बताने को तो इतना है कि इन क्वेश्चन पे मैं आराम से 4-5 घंटे आपके साथ बिता सकता हूँ, 4-5 घंटे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पोलियो रोग किसके कारण होता है? तो पोलियो रोग का क्या होता है? वायरस होता है, विषाणु होता है। ठीक है, पोलियो वायरस जिसे कहते हैं उसके कारण होता है। अब जिम्मेदारी आपकी बनती है, जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, कवक से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, और विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, और आनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं। आनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं? अगर नहीं पता है, याद नहीं है, या भूल गए हैं, पता है भूल गए हैं, मेरे साथियों अभी लिखिए इस टॉपिक को और याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बात करें। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक, अब आपने पढ़ा होगा, एक होता है हिमांक, एक होता है एक होता है गलनांक, एक होता है गलनांक, एक होता है क्वथनांक, एक होता है क्वथनांक, एक ज्वलन ताप हो गया। ठीक, और हिमांक, गलनांक, क्वथनांक, इनको ही देखिए। हिमांक, हिम प्लस अंक, अगर इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो हिम प्लस अंक आता है, हिम प्लस अंक। इसका गलन प्लस अंक, गलन प्लस अंक, गलन प्लस अंक। ठीक, और इसको क्वथन प्लस अंक, क्वथन प्लस अंक। बहुत ध्यान से सुनिए मेरे साथियों, मान लो ये मार्कर मेरे पास है, मैं इसको जलाना चाहता हूं, तो मैं इसको, जो ज्वाला होगी, आग होगी, उसमें बहुत देर तक इसको लगाऊं। ऐसा तो नहीं कि मैं लगाऊं और जलना शुरू हो जाए, नहीं, बहुत टाइम तक रखना पड़ेगा तब जलना शुरू होगा। हो सकता है मैं इसकी जगह दूसरी चीज ले लूं, कोई लकड़ी ले लूं, लकड़ी भी तो कई सारे अलग अलग तरीके की ले लूं, तो हर लकड़ी अपना एक टाइम ले, तो वो क्या है, तो जब तक इसका वो टेम्परेचर नहीं बन जाएगा, कौन सा टेम्परेचर, जिस पर ये जलना शुरू हो जाए, तब तक ये जलना शुरू नहीं होगी। ठीक है, तो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे जलना शुरू होगी उस टेम्परेचर को कहते हैं ज्वलन, ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। उसी प्रकार से हिमांक, हिम माने बर्फ। जब कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है, जिस ताप पर आकर के, ऐसा तो नहीं कि कोई भी द्रव जमना शुरू हो जाएगा, उसको ठंडा करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पर आकर के वो जमना शुरू हो जाए उस टेम्परेचर को हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। उसी प्रकार से जब कोई ठोस, क्योंकि गलता कौन है? ठोस। जब कोई ठोस जिस ताप पर के गलना शुरू हो जाता है, जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, घी ठोस है, मान लीजिए जाड़ों के दिन है, घी ठोस है, आपने उसको गर्म करना शुरू किया तो एक टाइम लगेगा उसको गर्म होने में। तो वो जो टेम्परेचर आता है वही टेम्परेचर आपका गलनांक कहलाता है। क्वथन माने होता है वाष्प में बनना, और वाष्प में कौन बदलेगा भाई? कोई द्रव जब वाष्प में चेंज होता है तो जिस ताप पर वो वाष्प में बदलना शुरू होता है उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो आज बहुत लंबी हो गई, कोई बात नहीं, क्योंकि टॉपिक तो बताना जरूरी था। हाँ, बार बार फिर कहूँगा, अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक, चलिए दोस्तों, वो कह रहा बल का आयाम है। बल क्या है? सबसे पहले बात तो बल क्या है? तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। ठीक, बल का मात्रक की अगर बात करें तो बल का मात्रक क्या होता है? मात्रक न्यूटन होता है। ठीक, दूसरा मात्रक डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। ठीक, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। ये न्यूटन ने खोज करी थी, इसलिए न्यूटन रखा गया, लेकिन रियल में क्या देखें तो बल का मात्रक क्या निकल के आएगा?
तो F बराबर क्या होता है मेरे साथियों, MA होता है, आपको पता होगा। ये किलोग्राम है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मतलब किलोग्राम, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब इसकी विमा मुझे निकालनी है। किलोग्राम को M से लिखता हूँ, मीटर को L से लिखता हूँ, T नीचे पहुंच गया, अपॉन में है, T का स्क्वायर हो गया। इसको बनाऊंगा तो M L T, और जब इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो -2, MLT -2 इसकी बीमा होगी या इसका आयाम होगा। बीमा भी कहते हैं, आयाम भी कहते हैं। तो कहाँ है ऑप्शन मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। सेशन शुरू हो चुका है और मैं जब तक नहीं रुकूंगा अब यूपीपी के लिए, जब तक यूपीपी का एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक, मैं इस सीरीज को नहीं रोक सकता, जो उत्थान टेस्ट सीरीज के नाम से शुरू करा है, इसको नहीं रोक सकता। चाहे मैं दूसरे विषय पर वीडियो बना दूं, लेकिन इसको नहीं रोक सकता। दूसरी और वीडियो बनाऊं, एक दिन में 2 बना दूं, लेकिन इस सीरीज को नहीं रोक सकता। इसलिए जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।